हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे हिंदी साहित्य में। देखिए, इसके पहले हमने जितने भी सेशन किए थे ना, उसमें हिंदी साहित्य की जो इतिहास लेखन परंपरा थी उसमें हमने दो चीज़ ख़त्म कर लिया था। एक तो शुक्ल पूर्व, क्योंकि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को बीच में रखा था, उनके पूर्व और उनके युगीन, मतलब उस समय शुक्ल युग जो था उसमें जितने लोग थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की थी, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे से। प्लीज़ इसके पहले सभी वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम मतलब समझ लीजिए मज़ा ही आ जाएगा, है ना। एक बार देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे कि समकालीन प्रयास, मतलब इस समय शुक्लोत्तर के बाद, इसका मतलब हुआ जो शुक्ल युग है उसके बाद, है ना, शुक्लोत्तर जिसे हम कहेंगे, मतलब शुक्ल युग के बाद ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की कोशिश की थी। तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। एक प्रमुख नाम है जिनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन्होंने साहित्य इतिहास लिखा, है ना। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें कही, फिर वही क्या करेंगे हम लोग, इनका एक छोटा सा सारणी टाइप का बना लेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन में हमें मदद करेगी। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा रामविलास शर्मा जी के बारे में कि ये एक मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था पर आधार पर साहित्य लिखा था, और ये मार्क्सवादी व्यक्ति थे। एक तरह से ये मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलेट रखे थे, कहीं ना कहीं ये समाजवादी। देखो, मार्क्सवादी लोग जो हैं वो पूरी तरह से समाजवाद है कि उन्हें क्या करना है, गरीब तबके जितने हैं उनको लेके आगे बढ़ना होता है, उन्हें कहते हैं मार्क्सवादी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर अपना साहित्य लिखा है। इनकी कुछ पुस्तकें रही हैं, वो काफ़ी बड़ा योगदान दिया है इस मतलब साहित्य इतिहास में। जैसे कुछ पुस्तक हैं, इनको आपको हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। पहली है निराला की साहित्य साधना, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। ये उनकी कुछ पुस्तकें हैं, आप इनको याद रखिएगा। अगली बात है दोस्तों, हिंदी साहित्य में धाराएं। जैसे इन्होंने जो धारा की बात की, जैसे रीतिवादी धारा, लोक जागरणवादी धारा। तो जब भी रीतिवादी धारा या लोक जागरणवादी की बात आएगी कहीं पर, तो रामविलास शर्मा जी का नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा। रीतिवादी क्या है, समाजवाद का जो है उसी का एक रूप है, जिसे हम समाज निरपेक्ष की बात करेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों भक्ति काव्य, है ना, इसे हम लोक जागरणवादी दृष्टिकोण कहेंगे। किसका? रामविलास शर्मा जी का। दोनों बातें अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए, इनका जो साहित्य इतिहास लेखन था उसमें क्या क्या विशेषताएं रही हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला है, इनका जो इतिहास बोध था वो समाजवादी यथार्थवादी मनोभाव से प्रेरित था, जो मार्क्सवादी पर आधारित था, मार्क्सवाद पर आधारित था। क्योंकि समाजवाद है, जो समाजवाद कहीं ना कहीं मार्क्सवाद से जुड़ा है, और ये मार्क्सवाद के बहुत ही गहरे चिंतक माने जाते हैं। इसलिए इनका जो मनोभाव रहा है साहित्य इतिहास लिखते समय दोस्त, वो कैसा था, मार्क्सवाद पर आधारित था। ठीक, ये बातें ध्यान रखिएगा। कोई भी साहित्यिक या सामाजिक घटना मूलतः अर्थव्यवस्था के ढांचे से निर्धारित होती है। ऐसा किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने। उन्होंने कहा कि कोई भी साहित्य या सामाजिक घटना वो मूलतः अर्थव्यवस्था के ढांचे से निर्धारित होती है। अगर अर्थव्यवस्था किसी देश की अच्छी नहीं है तो वहाँ पे जो घटनाक्रम होगा या कालक्रम होगा वो एकदम अलग होगा उस व्यवस्था से जहाँ अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो इन्होंने कहा जो साहित्यिक दृष्टिकोण है या सामाजिक दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से जुड़ाव रखता है। जैसे मार्क्सवाद आप भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है कि मार्क्सवाद एक ऐसी संकल्पना है जहाँ पे वो कहते हैं कि देखिए, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि अमीरों ने अपने लिए हर चीज़ बना के रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर आक्रमण करना पड़ेगा। और कैसा आक्रमण? एकदम खूनी, है ना, विद्रोह वाली बात है यहाँ पे। तो ये ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था की ढांचे की बात करते हैं। तो वही बात कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि जो साहित्य है या सामाजिक घटना है वो अर्थव्यवस्था के ढांचे से निर्धारित होती है। देखिए, दूसरी बात, इनकी जो महत्वपूर्ण बात है, डॉक्टर शर्मा ने भक्ति काल में कबीर और तुलसी जैसे कवि गहरे इतिहास बोध से संपन्न हैं, क्योंकि उन्होंने अपने समय में सामंती ताकतों का डटकर
मुकाबला किया। जैसे आप भी जब हम लोग कबीर पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सामंती ताकतें क्या होती हैं। सामंती ताकतें वो होती हैं जो क्या है, उच्च कुल के लोग अपने आप को समझते हैं और बहुत धनी लोग, उनको सामंती ताकतें कहते हैं। और आप भी जानते हैं गरीब और तुलसी काफ़ी गरीब पृष्ठभूमि से थे, तो उन्होंने क्या किया, सामंती जो ताकतें से उसे डटकर मुकाबला किया। मैंने कहा ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका मार्क्सवाद जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झुकाव है, इस वजह से इन्होंने ऐसी बात कही। आगे लिखा है, इस दृष्टि में उनका निबंध तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य अत्यंत प्रामाणिक है। तो उन्होंने एक निबंध भी लिखा है, इस निबंध को दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत अच्छा नाम है, तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्य, है ना। ये अत्यंत प्रामाणिक है। किस चीज़ को लेके, मार्क्सवाद में जो उन्होंने कहा है, मार्क्सवाद की जो उनकी विचारधारा है कि कबीर और तुलसी जैसे कवि अपने समय में सामंती ताकतों से डटकर मुकाबला किया। ये कहीं ना कहीं जो इनका निबंध है उसका अत्यंत प्रामाणिक पुष्टि करता है। तो ये दो बातें बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आइए तीसरी बातें देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद विचारधारा का गहरा प्रभाव के बावजूद इन्होंने अंध अनुयायी नहीं थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, मार्क्सवाद तो था, है ना, लेकिन उसका गहरा प्रभाव होने के बावजूद भी वो उसके अंधभक्त नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उस मार्क्सवाद को कहीं ना कहीं अपने समाज के रूप में प्रयोग किया। जैसे वे साहित्य के संबंध में उनका मत है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, ना कि सिर्फ आर्थिक से। ऐसा कौन कहते हैं, शर्मा जी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जो साहित्य है वो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत करता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफल होती हैं। मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं, आंतरिक प्रेरणाएं भी व्यंजित होती हैं, ठीक है। ये कट 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 का मैं क्या मतलब है कि बीच में बहुत सारी चीज़ें और रही होंगी, लेकिन हमें इतना लंबा तो याद नहीं कर पाएंगे और ना एग्ज़ाम में उतनी चीज़ें याद होती हैं, इस वजह से कट। आप चाहें तो इसको बहुत छोटा और बना सकते हैं ना, कुछ चीज़ें और भी काट दीजिएगा, ठीक। लेकिन मैंने इसको समझने के लिए किया है, थोड़ा बड़ा रहता है तो कुछ बातें याद रह जाती हैं, इसीलिए मैंने 2-3 लाइन का लिखा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो साहित्य है वो इंसान का सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं देखेगा, वो कई पहलुओं को देखेगा, क्योंकि इंसान क्या है, एक प्राणी है और उसके जीवन में बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफल होती हैं। उसका इंद्रिय बोध क्या कहता है, उसकी आंतरिक प्रेरणाएं क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए साहित्य में। ऐसा किसने कहा, शर्मा जी ने। 3 बातें एकदम कंठस्थ हैं। चलिए, है ना, अगली बातें करते हैं। नंबर 4 इसमें देखते हैं, लिखा है डॉक्टर शर्मा ने सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा वो रही है हिंदी जाति की है। उनका मत है कि किसी साहित्य का संबंध अस्मिता से है। अस्मिता मतलब होता है दोस्तों जो हमारी वैल्यू है, मतलब जो हमारी मूल भावना है उसे अस्मिता कहते हैं। जैसे हमारी मूल भावना क्या है, हिंदी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी अभिव्यक्ति, मतलब आप अपने दिल की बात किसी से कहिए, तो आप किस भाषा में कहना चाहेंगे। तो मुझे उम्मीद है जो व्यक्ति हिंदी से जुड़ा हुआ है वो हमेशा हिंदी कहेगा, या जिसकी मदर टंग कोई दूसरी लैंग्वेज है तो वो दूसरी लैंग्वेज में कहेगा। तो अस्मिता, तो कहीं ना कहीं साहित्य का संबंध उसकी अस्मिता से होता है। अगर आपसे मैंने कोई बहुत गहरी बात कह दी और आपको समझ में ही ना आए वो भाषा, तो वो बेकार है ना। तो उसी हिसाब से साहित्य क्या है, वो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने वाली चीज़ है। तो वो क्या करेगी, आपकी अस्मिता से हमेशा जुड़ के बनाव रखेगा। इसीलिए शर्मा जी ने क्या कहा कि जो साहित्य है उसका संबंध अस्मिता से है, और अस्मिता ही क्या है, हिंदी जाति है। आगे, वे समाज व्यवस्था तथा जातीय अस्मिता को 2 अलग इकाई मानते हैं। क्यों, क्योंकि समाज व्यवस्था अलग हो सकती है, जातीय अस्मिता अलग हो सकती है, क्योंकि जातीयता की सबसे महत्वपूर्ण पहचान भाषा को मानते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम अपनी जाति की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वहाँ क्या आ जाएगी, भाषा तो आती ही है। जैसे वो लिखते हैं कि हिंदी, बंगला, मराठी, तमिल आदि भाषाएं बोलने वाले समुदायों को जाति कहते हैं। जैसे जो हिंदी बोल रहे हैं उनकी हिंदी जाति हो गई, बंगला हो गया तो बंगाली हो गए, मराठी जानते ही हैं आप, तमिलनाडु वाले,
है ना। तो ऐसे लोग जो हैं उनको क्या बोला जाता है, जाति कहा जाता है। किसके अकॉर्डिंग, डॉक्टर शर्मा। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अस्मिता की बात है, अपने अंदर की जितनी भावनाएं हैं उसको प्रकट करने की बात है। अगर कोई तमिल वाला व्यक्ति जिसे हिंदी या बांग्ला या मराठी नहीं आती है, तो उससे मराठी, बांग्ला, हिंदी में साहित्य लिखने का कोई मतलब नहीं है, न बताने का कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि उसका जो साहित्य है वो उसकी अस्मिता किस में जुड़ी है, तमिल में जुड़ी है। ठीक है, मेरे हिसाब से एकदम बात एकदम नीट एंड क्लियर होगा, है ना। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट हो गए। अगला देखते हैं दोस्तों, 5वां पॉइंट। देखिए, वे हिंदी साहित्य में आरंभ से ही 2 धाराओं को लक्षित करते हैं, एक रीतिवादी धारा और दूसरा लोक जागरणवादी धारा। जैसा अभी हमने ऊपर देखा था सारणी वाले में कि रीतिवादी धारा थी और दूसरा लोक जागरणवादी थी। अब आगे देखते हैं, वह काव्य को जो सामांती रूढ़ियों से रहित हो वह लोक जागरण का काव्य है। जैसे मैंने क्या बोला कि जो लोक जागरण है वो कहीं ना कहीं क्या है, भक्त काव्य है इनके अकॉर्डिंग, जिसमें इन्होंने कबीर को और तुलसी को जोड़ा और इन्होंने कहा कि इन्होंने सामंती रूढ़ियों से डटकर मुकाबला किया। वे विद्यापति से इस परंपरा को लक्षित करते हुए अमीर खुसरो, भक्ति कवियों रहीम, भूषण, घनानंद, भारतेंदु, प्रेमचंद, निराला जैसे रचनाकारों को शामिल करते हैं। ये कहते हैं एक ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्या किया, लोक जागरणवादी धारा को अपनाया, है ना। रीतिवादी तो हमने समझ लिया, इसके पहले जो था जिसमें समाजवाद की बात की उन्होंने, है ना, अस्मिता की बात की उन्होंने। लेकिन यहाँ पे लोक जागरणवादी का मतलब हो गया दोस्तों कि ये क्या कर रहे हैं, जो सामांती रूढ़ियाँ हैं उनसे लड़ने का काम लोक जागरण करता है। वो कहीं ना कहीं कबीर ने किया, वो कहीं ना कहीं अमीर खुसरो ने किया, वो कहीं ना कहीं रहीम ने किया, भक्त कबीर जैसे कबीर और तुलसी ने किया, जैसे भूषण, घसानंद, है ना, घनानंद। आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था एक बार, अगर राजा उनसे गुस्सा हो गए थे किसी बात से, है ना। भारतेंदु, प्रेमचंद को आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं इस मामले में, लोक जागरण के मामले में, है ना। निराला, ये भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो ऐसे रचनाकारों को शामिल किया जिन्होंने क्या किया, लोक जागरण की बात की, ठीक है, अपने काव्यों के माध्यम से। ठीक, तो ये अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जो शर्मा जी हैं उनके साहित्य इतिहास में लोक जागरणवादी तथा रीति काव्यधारा को उजागर कीजिए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप उजागर कर लेंगे कि रीतिवादी काव्यधारा जो है वो कहीं ना कहीं जातीय अस्मिता से है ना, भाषाई अस्मिता से है, और लोक जागरणवादी कहीं ना कहीं काव्यात्मक रूप का परिचायक है, जहाँ सामान्य रूढ़वादियों से लड़ने की बात ये कहते हैं, और इसमें बहुत सारे कवियों को ये शामिल करते हैं, है कि नहीं। चलिए आइए दोस्तों, यहाँ ये मत सोचिएगा मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया। देखिए एग्जाम्पल वहाँ दिया जाएगा जहाँ पे हम आदिकाल से वो चीज़ें शुरू होंगी, अभी हम उनकी इतिहास लेखन परंपरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है जिसमें हम लिखते हैं, आधुनिकता के आरंभ को लेकर डॉक्टर शर्मा की धारणा पारंपरिक धारणा से भिन्न है। वे आधुनिकता भारतीय युग को नहीं मानते बल्कि भक्ति काल से आधुनिकता का आरंभ मानते हैं। वो कहते हैं कि जो आधुनिकता है वो बहुत पहले से आ रही है, भारतीय युग से नहीं आई है। आधुनिकता तो हमारे अंदर थी ही, पारंपरिक धारणा रही है हमारे यहाँ, आधुनिकता हमेशा बदली है, समय समय पे हमारे यहाँ चीज़ें बदलती गई हैं। तो आधुनिकता कहीं ऐसा नहीं है, उनके अनुसार आधुनिकता पश्चिम से नहीं आई, आर्य या बल्कि आर्य पहले से ही विद्यमान है, मतलब कि कहीं ना कहीं पहले से नहीं आई, है ना, और वो कहीं ना कहीं पहले से ही विद्यमान है और पश्चिम से नहीं आई है। ऐसा कौन कह रहा है, शर्मा जी। देखो आधुनिकता क्या है दोस्तों, आधुनिकता क्या ये है कि आज के समय में जो रूढ़वादी चीज़ें हैं हमने उसको छोड़ते बढ़ा। तो क्या कबीर ये काम नहीं कर रहे थे, क्या तुलसी ये काम नहीं कर रहे थे, कि प्रेमचंद ये काम नहीं किए, है ना, क्या भारतेंदु ने ये काम नहीं किया, हर व्यक्ति ने ये काम किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आधुनिकता भारत में पश्चिमी जगत लेकर आया है। तो ये सीधा कह रहे हैं कि ये पहले से विद्यमान थी, ऐसा नहीं है कि पश्चिम से आई है। ठीक, ऐसा कौन कहता है, शर्मा जी, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बातें हैं दोस्तों,
वे कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नव जागरण शुरू होता है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है, देखो नव जागरण का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी बातों में या अपनी चीज़ों में को भूल गए हैं और दूसरों की परिस्थितियों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम क्या थे। उस चीज़ को जगाना नव जागरण कहला जाता है, लोक जागरण कहलाता है। तो कहीं ना कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये शुरुआत की, ठीक है। उनका एक नाटक हमें पढ़ना भी है। तो जो उन्होंने शुरुआत की, कहीं ना कहीं वो नई परिस्थितियां थी, पुराने लोक जागरण का विश्वास है। इन्होंने कहा, देखिए एक बार पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वही नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। हमारा जो पुराना लोक जागरण था जिसमें हम आज सो गए थे, उसकी बातें ही नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं वह नव जागरण नई परिस्थितियों को जन्म दे रहा है। ठीक, ऐसा शर्मा जी कहते हैं। अर्थात उनके अनुसार नव जागरण की चेतना भारतीय काल से दिखाई देना शुरू होती है। जो भारतेंदु काल था, यहाँ से नव जागरण की जो चेतना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके पहले क्या था, एक तरह से पुराने लोक जागरण में हम सो रहे थे, है ना। हम दूसरों की चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, अपनी चीज़ें भूलते जा रहे थे, अपनी पृष्ठभूमि भूलते जा रहे थे। इस वजह से इन्होंने कहा कि जो हमारी नई परिस्थितियां हैं वो पुराने लोक जागरण का विकास है, ऐसा शर्मा जी बोले। और उन्होंने कहा आगे कि जो नव जागरण की चेतना है वो भारतेंदु काल से दिखाई देना शुरू होती है। तो अगर आपसे डॉक्टर शर्मा के बारे में साहित्य इतिहास लिखने की विशेषताएं पूछी जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन लिख पाएंगे, कहीं से भी आपको कमी नहीं आएगी। आइए दोस्तों, अगले कंक्लूजन कैसे लिखना है। डॉक्टर शर्मा की सीमा यही रही कि वह मार्क्सवादी आग्रह से के कारण कहीं कहीं इतिहास व्याख्या एकांगी नज़रिए से करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अगर कोई व्यक्ति मार्क्सवादी आग्रह से पीड़ित है, मतलब वो पहले से ही उस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना उसका नज़रिया एकांगी हो ही जाएगा। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सिर्फ मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखेगा। तो इनकी भी सीमा यही रही, इन्होंने कहीं कहीं एकांगी नज़रिया बनाए रखा। उनकी शैली कहीं कहीं इतनी आक्रामक हो जाती है कि इतिहासकार की तटस्थता भंग होने लगती है, कि वो कहीं ना कहीं इतिहास को ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि वहाँ पे तटस्थ होने की बात नहीं है, वो सिर्फ मार्क्सवादी दृष्टिकोण को ही आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इतिहासकार कैसा होना चाहिए, तटस्थ, जो किसी भी चीज़ को लेके आगे ना बढ़ाए, सिर्फ कैसा रहे, सभी चीज़ों को समाजवादी दृष्टिकोण से सोचे, है ना, जहाँ पे तटस्थता देखी जाती है। और इनकी कमजोरी क्या रही कि इन्होंने क्या किया, मार्क्सवादी आग्रह को ही कहीं कहीं एकांगी नज़रियों को लेके आगे बढ़ते रहे। तो ये इनकी कहीं ना कहीं एक तरह की कमजोरी ही रही है, उनकी सीमाएं ही रही है। ठीक है, आइए देखिए आगे लिखा है, तब भी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ें लिखकर आई, जैसे इन्होंने जो भी लोग जागरणवादी बात की, यहाँ रीतिवादी धारा की बात की, या कबीर और तुलसी की बातें की, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक नया दृष्टिकोण दिया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण दिया इन्होंने, है ना। आगे लिखा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से साहित्य इतिहास देखने की जो शुरुआत की, उसे आगे चलकर शिवदास सिंह चौहान, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जब इन्होंने मार्क्सवादी कहा, तो मार्क्सवादी तो ये भी है ना, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, ठीक है, दान सिंह चौहान, ये लोग भी तो मार्क्सिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया, इनकी ही परंपरा को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब किसी परंपरा की बात शुरू होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग इनकी बातें काट के आगे बढ़ेंगे या इनकी बात को और स्पष्टता लाने की बात करेंगे, है ना। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो ये पहले कवि थे या पहले इतिहास लेखक थे जिन्होंने क्या किया कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण को साहित्य इतिहास में अपनी जगह देने की कोशिश की। ठीक, तो मुझे लगता है ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है। अगर कुछ बातें समझ ना आई हो तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखा करिए दोस्तों, और नोट्स बनाते चलिए ऐसे पॉइंट में। और विश्वास करिए, जब भी आप इसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, आप बहुत आराम से क्वेश्चन को टैकल करके लिख पाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ एक से लेके जितने हैं उसको वीडियो को देखिए और लोगों को शेयर करिए, जो भी लोग हैं, है ना।
प्लीज़ सपोर्ट, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे।